डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। कृषि दर्शन में हम आपको कृषि से जुड़ी हर खास बातें बताते हैं और हमारे 3 सेगमेंट होते हैं कृषि दर्शन में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मंत्रालय से। कृषि भवन की डीडी किसान स्टूडियो से हमें क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है, हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हमें क्या खास जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज मैं रबी की फसलों के अंदर, रबी मौसम के दौरान सब्जियों की फसलों के अंदर एकीकृत रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कि जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जैविक कारक जैसे कवक, बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, निमेटोड आदि, और जो सब्जी की फसलें हैं मुख्यतः टमाटर, भिंडी, गोभी तथा मिर्च इत्यादि में रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों की उपज और गुणवत्ता में कमी आ जाती है। सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहूँगा फ्यूजेरियम विल्ट रोग का। यह एक मृदा जनित फफूंद रोग है। शुरू में संक्रमित पौधों की निचली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, झुक जाती हैं और बाद में पूरा पौधा सूख जाता है और मुरझा जाता है। यह रोग टमाटर, मिर्च और बैंगन सहित अधिकांश सब्जी की फसलों के अंदर पाया जाता है। इस रोग के प्रबंधन हेतु 1% बोर्डो मिश्रण या ब्लू कॉपर को मिट्टी से उपचारित करके नर्सरी से बुआई करें, अथवा ट्राइकोडर्मा विरिडी 1% WP 9 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का उपचार करके इस रोग को प्रभावी रूप से नियंत्रण में लाया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा जो रोग है उसका नाम है डैम्पिंग ऑफ। यह एक नर्सरी रोग है जो पाइथीनियम एफेनिडर्मेटम और राइजोक्टेनिया नामक कवक के कारण होता है। इसका प्रकोप टमाटर, बैंगन और मिर्च आदि फसलों पर पाया जाता है। यह अधिक मिट्टी में अधिक नमी तथा भारी पौधों की संख्या के कारण पाया जाता है। इस रोग के प्रबंधन हेतु पानी के ठहराव से बचें, अथवा कैप्टान नामक जो एक दवा है 75% WS को 20 से 30 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज को उपचारित करके अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इस रोग को नियंत्रण में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ट्राइकोडर्मा विरिडी 1% WP 9 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके भी इस रोग को नियंत्रण में लाया जा सकता है। तीसरा रोग का नाम है टमाटर का पछेती तुषार रोग। यह रोग फाइटोप्थोरा के कारण हुआ करता है। यह शीतकाल में 18 से 20 डिग्री तापमान पर तथा आर्द्रता अगर 90% से ज़्यादा है तब पाया जाता है। संक्रमित पत्तियों पर हल्के हरे रंग के पानी से भीगे हुए घाव दिखाई देते हैं, जिसके बाद में पत्तियां सूख जाती हैं तथा निचली सतह पर सफ़ेद वृद्धि देखी जा सकती है। इस रोग के प्रबंधन हेतु उचित जल निकासी को अपनाया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा का मृदा के अंदर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उपचार करके उसको मिलाकर उसका उपचार किया जा सकता है, अथवा मैनकोजैब 35% SC 1000 ग्राम प्रति एकड़ या जिनेब दवा 75% WP 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत का उपचार किया जा सकता है। मिट्टी का उपचार करके इस रोग को नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि सब्जी की फसलों के अंदर जो प्रमुख रोग हैं, और सब्जी की फसलों के अंदर हम यहाँ पे रबी की फसलों की बात कर रहे हैं, और रबी की फसलों के अंदर मुख्यतः जो फसलें हैं जैसे गोभी है, मिर्च है, टमाटर है, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कृषि के वक्त पे, बुआई के वक्त पे किए जाने वाले कार्य और उसके बाद की शस्य क्रियाओं को अपनाकर
आप एकीकृत रोग प्रबंधन को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अब वक्त हो गया है हमारे दूसरे सेगमेंट विज्ञान और किसान का। भारत दलहनी फसलों के लिए प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है। ऐसे में बात जब दलहनी फसलों की आती है तो सबसे पहले बात आती है दाल की, जो कि प्रोटीन युक्त आहार है। और ऐसे में हमारे किसान भाई जो हैं वो दाल की खेती कर बेहद मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं और कितने प्रकार की दलहनी खेती की जा सकती है। भारत देश में दलहनी फसलों का एक खास स्थान है। यहाँ दालों की सबसे अधिक खपत होती है। भारत में सबसे ज्यादा दलहन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होती है। दलहनी फसलों में मुख्य रूप से अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना और मटर आदि है। दलहनी फसलों में प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। दलहनी फसलों में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाने के कारण लोगों में इसकी मांग हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे में अगर किसान दलहनी फसलों की खेती करते समय कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें तो अच्छी उपज हासिल कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। दलहनी फसलें रबी, खरीफ तथा जायद मौसम में विभिन्न फसल पद्धतियों के अंतर्गत उगाई जाती हैं। अरहर, उड़द और मूंग खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं। रबी दलहनी फसलों में आप चना और मसूर की उन्नत खेती कर सकते हैं। चना एक शुष्क और ठंडी जलवायु की फसल है और इसे रबी मौसम में उगाया जाता है। चने की खेती के लिए मध्यम वर्षा और सर्दी वाले क्षेत्र सबसे सही रहते हैं। इसकी खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है। फसल में दाना बनते समय 30 डिग्री सेल्सियस से कम या 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नुकसानदायक रहता है। चने की खेती कई तरह की मिट्टी में जैसे बलुई, दोमट से चिकनी या गहरी दोमट मिट्टी में की जा सकती है। उचित जल निकास और मध्यम उर्वरता वाली मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, चने की अच्छी फसल के लिए सही रहती है। एक गहरी जुताई के बाद बुआई के लिए खेत तैयार करें। चने की खेती के लिए मिट्टी का बारीक होना जरूरी नहीं है, बल्कि ढेलेदार खेत को ही इसके अच्छी फसल के लिए सही माना जाता है। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें। चने की अच्छी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो फास्फोरस का उपयोग बुआई के समय करें। चने की बुआई पंक्तियों में करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बीज जमीन में लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई में डालें। बीज की गहराई कम करने से उकटा रोग अधिक लगता है। पछैती बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखें। दलहनी फसल होने के कारण चने के बीज को उचित राइजोबियम टीके से उपचारित करने से लगभग 10 से 15% अधिक उपज मिल सकती है। चने में समय समय पर खरपतवार नियंत्रण भी करते रहें। वहीं अगर आप मसूर बोना चाहते हैं तो मसूर की उन्नत किस्म जैसे पूसा वैभव, पूसा मसूर 5, पूसा शिवालिक, गरिमा, वीएल मसूर 507, वीएल मसूर 1, वीएल मसूर 4, वीएल मसूर 103, वीएल मसूर 125 और वीएल मसूर 126 बो सकते हैं। इनके अलावा मसूर की वीएल मसूर 129, पंत मसूर 7, HUL 57, शालीमार मसूर 1, अरुण मलिका और जवाहर मसूर 3 भी लगा सकते हैं। अच्छी फसल के लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। तो ये तो बात हमने करी विज्ञान और किसान की। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का कृषि दर्शन में। और अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल युवा वर्ग नौकरी की तरफ कम जाकर कृषि स्टार्टअप अपना रहा है। जाहिर तौर पर वो मुनाफा कमाना चाहता है और कृषि में आजकल इतने विकल्प मौजूद हैं कि वो उनसे काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसी पर आधारित देखते हैं हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। जीवामृत लाभदायक सूक्ष्म जीवों का भंडार है। इसके उपयोग से जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु और केंचुए भी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा ये कार्बनिक अवशेषों को गलाने में भी मदद करते हैं। इसके नतीजे में पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व, एंजाइम और हार्मोन संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। जीवामृत को आसानी से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए देसी गाय का गोमूत्र, उसका गोबर, गुड़, बेसन और पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसमें रासायनों का इस्तेमाल न किया गया हो, और पानी। स्वास्तिक चौहान हिमाचल के रोहड़ू में रहते हैं और वो खेती के प्राकृतिक तरीके अपना रहे हैं। खुद ही जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे, ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं, इसमें डालते हैं ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है।
फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्थ्य फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छाँव में सुखाते हैं। छाँव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। तो ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। अब वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का कृषि दर्शन में। और अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी सेगमेंट फार्मिंग इंडिया की। और अब सबसे पहले हम रुक करेंगे हमारी एआई एंकर भूमि का। आइए जानते हैं क्या कुछ खास जानकारी है उनके पास। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे एक नई योजना के बारे में जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने
नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ देना है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन तकनीक से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे ये महिलाएं ड्रोन का उपयोग कर खेती में उर्वरक, कीटनाशक और पानी का छिड़काव कर सकेंगी। ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में कम समय में अधिक प्रभावी तरीके से फसलों की देखभाल की जा सकती है। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि खेती में खर्च भी कम करेगा। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों के इस कार्य में जुड़ने से उन्हें आय का एक नया स्रोत मिलेगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को भी फायदा होगा, जो ड्रोन जैसी महंगी तकनीक का उपयोग अपने बल पर नहीं कर सकते। नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रवेश होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो आइए किसान भाई बहनों, अब हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। जी हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरकार की तरफ से जारी किया जाता है, जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता कितनी प्रभावित हुई है, उसमें पोषक तत्व कितने हैं, ये आप जांच करवा सकते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि रसायन उपयोग करने की वजह से आपकी उर्वरक क्षमता मिट्टी की कितनी प्रभावित हुई है। के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आखिरी सेगमेंट फार्मिंग इंडिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को कृषि दर्शन से कृषि संबंधित जानकारी अच्छी खासी मिल रही होगी, जिससे आपको काफ़ी लाभ भी मिल रहा होगा। तो आज कृषि दर्शन में इतना ही, लेकिन आप हमारा ये खास कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर कृषि दर्शन देख सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम से संबंधित आपके कोई भी सुझाव हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com।
आप हमसे पत्राचार के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली 110049। तो आज कृषि दर्शन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले धान के भाव। केरल की पुलपल्ली मंडी में धान का भाव 2,330 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में धान 2,683 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में धान के सौदे 4,321 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं गेहूं के भाव। गुजरात की धोराजी मंडी में गेहूं का भाव 3,055 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में गेहूं 4,090 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में गेहूं के सौदे 3,035 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। चना के भाव की जानकारी। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव 6,400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में चना 5,820 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चने के सौदे 8,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है DD किसान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। पराली पंचायत में आप सभी का स्वागत करती हूं। पराली को अगर नहीं जलाते हैं तो उसका फायदा है कि खेत जल्दी तैयार हो जाता है। पराली को इकट्ठा कर सकते हैं, बेलर के द्वारा आय भी बढ़ेगा। और विभाग द्वारा दोनों प्रकार के जो कृषि यंत्र उन पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। बेलर मशीन से ज्यादा फायदा है। फायदा बिल्कुल बेस्ट है, सबसे बेलर बेस्ट। हरियाणा के करनाल से देखिए कार्यक्रम पराली पंचायत 16 नवंबर शनिवार शाम 7 बजे। पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8:30 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।